प्यारे बच्चों, आपका +2 क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 8th यूनिट है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट्स हैं वो अलोंग द सीरीज देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज। और इन 4 ट्रांजिशन सीरीज में अगर आप देखेंगे तो ईच सीरीज कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, क्योंकि डी सब सेल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है मैक्सिमम। तो इस वजह से देर आर 10 एलिमेंट्स इन ईच ट्रांजिशन सीरीज। अब ये सिमिलरिटी शो करते हैं अलोंग द पीरियड मोर देन द डाउन द ग्रुप, दाउ सम सिमिलरिटीज आर आल्सो ऑब्जर्व्ड डाउन द ग्रुप। परंतु अलोंग द पीरियड ये जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये मोर सिमिलरिटी शो करते हैं, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दे आर प्रोजेक्टेड मोर टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द एटम। दूसरे इनकी प्रॉपर्टी जो है दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जनरली जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये टिपिकली मेटल्स हैं, और इनका जो मेटालिक स्ट्रक्चर है दैट इज टिपिकल, यानी कि या तो ये क्लोज क्यूपिंग पैकिंग करते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन द मेटालिक लैटिस, या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है बीसीसी, या फिर इनका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल शो करते हैं। दीज आर ऑल सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। तो इसमें एक मरकरी ऐसा है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बाकी सभी क्या हैं सॉलिड्स हैं, और हैविंग हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं इनके, वेरी हाई। दूसरा इनका जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दीज आर मालिएबल and can be beaten into sheets, these are ductile, can be drawn into wires, and these are lustrous. So these are some typical metallic properties. Let us discuss some important properties of the transition elements. तो first आता है आपका catalytic properties. So many of the transition जो metals हैं and their compounds are used as catalysts. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका वनाडियम पेंटॉक्साइड है, इट इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कंटैक्ट प्रोसेस। सिमिलरली आपका जो प्लेटिनम है तो दैट इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, so which is the basis of the formation of nitric acid by Ostwald's process. Next, in the synthesis of ammonia by Haber's process जो है वो आप आयरन ऑक्साइड जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, जबकि मॉलिब्डेनम जो है एज ए प्रमोटर विच इंक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ आयरन ऑक्साइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसी वजह से जब आप हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन करते हैं वैन जो है अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है दे आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आप पाउडर्ड फॉर्म में जो है निकल पैलेडियम प्लेटिनम का यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट। तो इसमें फर्स्ट रीजन है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट सेल ऑफ द एटम। तो अगर आप 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को एनालाइज करते हैं, जो कि 4th पीरियड में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि जो 3D सब सेल है वो प्रोग्रेसिवली जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 3D1,
तो जैसे जैसे आप स्कैंडियम से along the series from left to right मूव करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सब सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग, और मैग्नीज के बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है इन आयरन, और आयरन से फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डी सब सेल। और जिंक जो एंड मेंबर है इसमें आपका डी सब सेल क्या हो जाता है, फुल्ली फिल्ड हो जाता है। सेकंड रीजन है इन सम केसेस द ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कैटालिस्ट जो है वो हैविंग वेरिंग ऑक्सीडेशन जो इनकी स्टेट्स होती है, तो ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, किसी एक रिएक्टेंट के साथ ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सो इट इज द बेसिस ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस। तो यानी कि अगर आप 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को देखते हैं तो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट स्कैंडियम एंड जिंक, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड को स्कैंडियम है और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड को जिंक है, ग्रुप 12 का जिंक है और ग्रुप 3 का स्कैंडियम है। बाकी अदर्स फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर जो है दीज शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव along the period from left to right up to manganese. Manganese shows the maximum variable oxidation states from +2 to +7. फिर इसके बाद ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। So due to variable oxidation states, these transition metals or their compounds acts as a catalyst. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कंटैक्ट प्रोसेस। तो इसमें जो कैटालिस्ट यूज किया जाता है वो किया जाता है डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड। अब डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड एज ए कैटालिस्ट क्या करता है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड विच इज ए रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो इनमें से वन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ ये रिएक्ट करके डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देता है, दैट इज द डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड। तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +5। जब ये विद वन ऑफ द रिएक्टेंट यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो डाइवेनेडियम टेट्रा ऑक्साइड बनाता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है यानी कि +4, और ये अनस्टेबल है। और इस तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और इंटरमीडिएट बनता है डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड। अब सेकंड स्टेप में जो है वो डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड जो है वो सेकंड रिएक्टेंट जो आपका ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है और जो कैटालिस्ट है वो रीजनरेट हो जाता है, यानी कि डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड जिसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है वो अगेन डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड यानी कि एज ए कैटालिस्ट रीजनरेट हो जाता है बाय रिएक्टिंग विद द अनदर रिएक्टेंट ऑक्सीजन, और उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +5। तो इस तरह से ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड एक्ट्स एज कैटालिस्ट। अब इसमें ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन में देखिए इंटरमीडिएट जो है वो फर्स्ट स्टेप में जो है वो प्रोड्यूस हुआ, सेकंड स्टेप में वो कंज्यूम हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन में ना तो इंटरमीडिएट अपने अपीयरेंस दे रहे हैं और ना ही कैटालिस्ट अपनी अपीयरेंस दे रहा है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में कैटालिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया और सेकंड स्टेप में कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन में जो है डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड एक्ट्स एज कैटालिस्ट। अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी जो कि ये रिएक्शन था, मान लो इसमें ए एंड बी रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं
ए बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो इनकी ई है, इट इज़ विदाउट कैटलिस्ट। और जब आप कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट जो है वो क्या कर देता है, जो आपका रिएक्शन पाथ है वो न्यू रिएक्शन पाथ जो है वो उसको फॉलो करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स विद वन ऑफ द रिएक्टेंट। और इस तरह से ये इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बनाता है जिसे हम एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बोलते हैं, वो अनस्टेबल होता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है रेडिली इनटू प्रोडक्ट्स। और इस तरह से जो न्यू रिएक्शन पाथ है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। सो दिस इज द रिएक्शन विद कैटलिस्ट एंड दिस इज द रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। तो अब जिसमें जो रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है दैट इज ग्रेटर देन द रिएक्शन विद कैटलिस्ट। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कैटलिस्ट लोअर कर देता है। इस तरह से रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हैज हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देन द रिएक्शन जो है वो विद कैटलिस्ट जो है हैज लेस value of activation energy. So thus catalyst lowers the activation energy of the reaction. Next जो reason है, that is in a number of cases the transition metal provides a suitable large surface area with free valencies on which the reactants are adsorbed according to adsorption theory. जैसे for example the preparation of alkenes from alkenes by hydrogenation, यानी कि by the hydrogenation of unsaturated hydrocarbons can be converted into saturated hydrocarbons in the presence of nickel, palladium or platinum in powdered form as catalyst. निकल या ट्रांजिशन मेटल है उसके सरफेस पे जो है वो फ्री वैलेंसीज होती है, यानी कि कैटालिस्ट सरफेस विद फ्री वैलेंसीज। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफ्यूज होना शुरू होते हैं टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। अब ये जो फ्री वैलेंसी होती है आपके ट्रांजिशन मेटल के सरफेस पे, इनके साथ जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं आपके रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एज कैटालिस्ट। So due to adsorption, the concentration of reactants on the surface of the transition metal क्या हो जाती है, increase हो जाती है। As you know, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants. Thus, due to increase in concentration of reactant on the surface of transition metals, the rate of reaction also increases. Now, these reactant molecule जो हैं जो absorbed है on the surface of the transition metal, ये क्या बनाते हैं, activated complex यानी कि unstable intermediate compound बनाते हैं। जो unstable intermediate compound है वो बाद में product में convert हो जाता है और उसकी as a product molecule जो है वो transition metal के surface को छोड़ देते हैं, यानी कि उनकी डिजॉर्प्शन हो जाती है और प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। और जो आपकी ट्रांजिशन मेटल है वो एज ए कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर्ड आयंस और कलर्ड कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर्ड इन द सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट, वो चाहे आयनिक है चाहे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, in contrast to the compounds of S and P block elements। तो ये कलर्ड आयंस और कलर्ड कंपाउंड जो हैं ये क्यों होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 ट्राइवलेंट कैटाइन और टाइटेनियम हैज 3d1 कन्फिगुरेशन। तो इस एग्जाम्पल में हम लेते हैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ 6 ऑर्बिटल्स, क्योंकि जो 6 लिगेंड्स हैं वो अप्रोच करते हैं ऑक्टाहेड्रली
टुवार्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन ऑफ टाइटेनियम। और इस तरह से क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रली मीन्स कि जो आपके 5d ऑर्बिटल्स होते हैं 3dxy 3dy z 3dzx 3dx स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर। तो जैसे कि 3d1 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है आपकी हेक्सा एक्वा टाइटेनियम ट्राइवेलेंट कम्प्लेक्स कैटाइन की। तो क्या होता है कि जैसे कि आपके जो 6 लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स या तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। जब ये अप्रोच करते हैं along the XX dash and YY dash and ZZ dash, तो ये 6 लिगेंड जो है along XX dash YY dash and ZZ dash एक्सिस की ओर से अप्रोच करते हैं टुवार्ड्स द सेंट्रल मेटल टाइटेनियम आयन। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके 5d ऑर्बिटल्स हैं उनमें मैक्सिमम जो आपका रिपल्सन फील करते हैं वो है 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3dz स्क्वायर। ये क्यों मैक्सिमम रिपल्सन फील करते हैं अमंग द 5d ऑर्बिटल्स? क्योंकि जो आपका 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसके 4 लोब्स आर लाइंग अलोंग xx डैश एंड yy डैश एक्सिस, और जो आपका 3dz स्क्वायर ऑर्बिटल है उसके लोब्स लाई करते हैं अलोंग zz डैश एक्सिस। तो इस तरह से ये जो 2d ऑर्बिटल्स हैं 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर ड्यू टू फीलिंग more repulsion than the other threes, these are raised to higher energy level which is called Eg level, and जो repulsion फील नहीं करते हैं 3dxy 3dyz एंड 3dzx, और ये लोअर एनर्जी लेवल में जो है वो उसका सेट बनाते हैं जिसे हम लोअर एनर्जी लेवल को बोलते हैं T2G, और हायर एनर्जी लेवल का जो सेट है अप टू d ऑर्बिटल 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3dz स्क्वायर दैट इज कॉल्ड Eg। तो इस तरह से आपके जो d ऑर्बिटल्स हैं जो सेम एनर्जी लेवल में थे उनकी डीजेनरेसी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है ड्यू टू अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स, और डीजेनरेसी ब्रेक होने से वो 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनाते हैं जिनमें एनर्जी गैप जो है वो स्मॉल होता है, दैट इज विद इन द रेंज ऑफ आपकी जो विजिबल लाइट है उसकी रेंज में जो है ये एनर्जी गैप होता है। तो इस तरह से जो आपका हेक्सा एक्वा टाइटेनियम ट्राइवेलेंट कम्प्लेक्स कैटाइन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड्स यानी कि ये 6 नंबर हैं ऑक्टाहेड्रली जो है वो अप्रोच करते हैं और ये स्प्लिट हो जाते हैं आपके डी सब सेल इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में, और इनमें जो 3d1 कन्फिगरेशन है टाइटेनियम ट्राइवेलेंट कैटाइन की उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है ग्राउंड स्टेट में अकॉर्डिंग टू आवर रूल T2G जो है आपका लोअर एनर्जी लेवल में एक ऑर्बिटल में ये ऑक्यूपाई कर लेता है T2G सेट में। और अब क्या होता है कि यहाँ पर डी ट्रांजिशन होती है। डी ट्रांजिशन मीन्स कि ये जो ग्राउंड स्टेट में है आपका T2G सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स में आपका जो 3d1 इलेक्ट्रॉन है ये लाइट्स से जो है आपका विजिबल रीजन की येलो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये जंप कर जाएगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल T2G टू हायर एनर्जी लेवल Eg, और एक्साइटेड स्टेट में जो है ये ऑक्यूपाई करेगा Eg एनर्जी लेवल को। और इस तरह से जो आपकी ट्रांसमिटेड लाइट है अब दैट लैक्स येलो वेवलेंथ, और जो रिमाइंडर कलर हैं जैसे रेड ब्लू हैं जो आपकी ट्रांसमिटेड लाइट में, क्योंकि येलो वेवलेंथ तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर ली है वो एब्सेंट है, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें जो रिमाइंडर कलर हैं वो होते हैं रेड एंड ब्लू, वो पर्पल कलर जो है वो इम्पार्ट करते हैं टू द टाइटेनियम ट्राइवेलेंट कैटाइन और इट्स कंपाउंड्स को। सो ये जो आपका एनर्जी गैप है बिटवीन 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ डी सब सेल दैट इज T2G एंड Eg, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। यानी कि जैसे आपका वाटर है तो ये वीक फील्ड लिगेंड है,
तो इसलिए वीक फील्ड, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स द एनर्जी लेवल बिटवीन T2G एंड EG सेट्स ऑफ डी सबसेल जो ये स्मॉल रहता है, जबकि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लाइक जैसे कि आपका अमोनिया है, द एनर्जी गैप बिटवीन द टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ डी सबसेल दैट इज T2G एंड EG के बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो कलर है आपके ट्रांजिशन मेटल आयंस का या इसके कंपाउंड्स का, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स। नेक्स्ट, कुछ ट्रांजिशन मेटल आयंस या उनके साल्ट्स जो हैं वो कलरलेस होते हैं। तो जैसे कि आपका है ट्राइवेलेंट स्कैंडियम कैटाइन है, टेट्रावेलेंट टाइटेनियम कैटाइन है, इनकी आप अगर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ 3D सबसेल देखते हैं तो वो 3D सबसेल जो है वो वैकेंट है, यानी कि 3D ऑर्बिटल जो हैं वो वैकेंट है। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द 3D ऑर्बिटल्स ऑफ 3D सबसेल। इसलिए ये इनके साल्ट्स जो हैं ये इनके आयंस कलरलेस होते हैं। सिमिलरली जो आपके एंड मेंबर्स हैं ईच ट्रांजिशन सीरीज के, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3D ट्रांजिशन में जिंक है, 4D ट्रांजिशन सीरीज का एंड मेंबर कैडमियम है, और 5D ट्रांजिशन सीरीज का एंड मेंबर जो है मरकरी है, यानी कि ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं। तो उनके जो डाइवलेंट कैटाइंस हैं उनमें 3D सबसेल फुल्ली फिल्ड है, यानी कि देयर इज नो वैकेंट 3D ऑर्बिटल और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर 3D सबसेल। इस वजह से इनके जो आयंस हैं डाइवलेंट आयंस और उनके साल्ट्स, दीज आर आल्सो कलरलेस। एग्जाम्पल जैसे आपका डाइवलेंट जिंक कैटाइन है तो उसकी बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 3D10। तो जितने भी इसके कंपाउंड है वो कलरलेस हैं। वो कलरलेस क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके जो डी सबसेल के टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं T2G और EG, तो उनमें कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें। तो फ्रॉम द लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन जो है वो दैट कांट प्रमोट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी, क्योंकि EG जो एनर्जी लेवल है दैट इज फुल्ली फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की जाती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड the D block elements are classified broadly into 3 categories. Number 1 paramagnetic, number 2 ferromagnetic and number 3 diamagnetic. So paramagnetic जो हैं वो सब्सटेंस होते हैं, वो ट्रांजिशन मेटल्स या उनके आयंस होते हैं and their compounds which contain unpaired electrons in the D subcell of penultimate cell of the atom, hence these are paramagnetic। यानी कि जिनके बैलेंस सेल के डी सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी कि देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबसेल। तो ये जो सब्सटेंसेज होते हैं पैरामैग्नेटिक, दीज आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी सबसेल की D1 से लेके D9 तक जो इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्राइवेलेंट टाइटेनियम कैटाइन है तो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 3D1 बैलेंस सेल की, तो ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। और डाइवेलेंट टाइटेनियम कैटाइन है, इसकी बैलेंस सेल की है 3D2, तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 कंटेन करता है। फिर आता है वेनेडियम, यानी कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि अलोंग द पीरियड, द नंबर ऑफ
unpaired electrons goes on increasing in the divalent cations of the transition metals of 3D सीरीज। तो यानी कि जो 3D सीरीज़ के डाइवलेंट कैटायंस के हमने एग्जाम्पल लिए हैं और ये मैक्सिमम होते हैं अप टू डाइवलेंट मैग्नीज कैटायन तक, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डी सब सेल है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाता है। डाइवलेंट मैग्नीज कैटायन के बाद जैसे ही यहाँ पर डाइवलेंट फेरस कैटायन में आते हैं तो यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। और जिंक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। इसका मतलब जिंक इज नॉट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है डी सब सेल में। सो जिंक और इट्स डाइवलेंट जिंक कैटायन इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो आप देखेंगे कि जैसे आप टाइटेनियम से मैग्नीज तक चलते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, हैंस पैरामैग्नेटिक करेक्टर आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू मैग्नीज। यानी कि मैग्नीज डाइवलेंट कैटायन तक पैरामैग्नेटिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस पैरामैग्नेटिक करेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन डाइवलेंट मैग्नीज कैटायन के बाद डाइवलेंट फेरस में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है उसके 3D सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स की। तो पेयरिंग की वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज। तो अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, हैंस पैरामैग्नेटिक करेक्टर आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड्स की, विच आर फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक कौन होते हैं? यानी कि जो सब्सटेंस अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दीज शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तब भी ये जो है वो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके एग्जाम्पल है जैसे कि आपका आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है और क्रोमियम डाइऑक्साइड है। तो ये जो है फेरोमैग्नेटिक है। यानी कि इन अदर वर्ड वी कैन से फेरोमैग्नेटिज्म इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट आते हैं आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यानी कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इनको रिपेल करती है। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स देयर आयंस और कंपाउंड्स विच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ डी सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जितने भी एंड मेंबर हैं ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज के, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और उनके डाइवलेंट कैटायंस हैं जैसे डाइवलेंट जिंक कैटायन, डाइवलेंट कैडमियम कैटायन, डाइवलेंट मरकरी कैटायन, और कंपाउंड है जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड। दीज ऑल आर डायामैग्नेटिक, दीज आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं दीज आर ऑल फुल्ली फील्ड एंड देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ डी सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। तो जैसे कि आप जानते हैं द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज पार्टली ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन एंड पार्टली ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन। अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन मेटल या उसके आयंस में जो है वो प्रेजेंट होते हैं डी सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल में। यानी उनका डी सब सेल जो है वो इनकम्प्लीट फील्ड होता है, यानी पार्टली फील्ड होता है। इसलिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो डी सब सेल में होते हैं और जो डी सब सेल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर प्रोजेक्टेड मोर टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द एटम देन एस एंड पी ऑर्बिटल्स। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर आयंस हैं दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पिन ऑनली फार्मूला। तो स्पिन ऑनली फार्मूला में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड म्यू इज इक्वल टू
square root of n into n plus 2 bm, where n is the number of unpaired electrons in d subcell of penultimate cell and bm is the unit of magnetic movement in Bohr magnetar. अब जैसे कि जितना अधिक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी अधिक वैल्यू होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की और उतना ही अधिक पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा ट्रांजिशन मेटल या उसके आयंस का। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस के और उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैलकुलेट करते हैं बाई स्पिन ऑनली फार्मूला से। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्राइवेलेंट स्कैंडियम कैटायन है, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल की 3d0 और यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस ऑर्गन की तरह है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 यानी कि n की वैल्यू 0 पुट करके स्पिन ऑनली फार्मूला में मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है 0। इसका मतलब ट्राइवेलेंट स्कैंडियम जो कैटायन है या इसके साल्ट्स हैं दीज आर डाया मैग्नेटिक। नेक्स्ट आता है ट्राइवेलेंट टाइटेनियम कैटायन, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर स्पिन ऑनली फार्मूला में इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है 1.73 बोहर मैग्नेटन। इस तरह से डाइवेलेंट टाइटेनियम कैटायन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 क्योंकि इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3d2, तो n की वैल्यू 2 पुट करके स्पिन ऑनली फार्मूला से इसकी वैल्यू आ जाती है 2.84 बोहर मैग्नेटन। सिमिलरली जब आप टाइटेनियम से मैग्नीज तक मूव करते हैं एज देयर डाइवेलेंट कैटायंस, तो आप देखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, हैंस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, हैंस पैरामैग्नेटिक करैक्टर आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन डाइवेलेंट मैग्नीज कैटायन के बाद जैसे आप फेरस में आते हैं तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल जो है वो स्टार्ट हो जाती है, उस वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं और एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द 3D ट्रांजिशन सीरीज। और ये देखिए जिंक में आपका जो 3D सबसेल है वो फुल्ली फिल्ड हो जाता है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। तो इसका मतलब डाइवेलेंट मैग्नीज कैटायन के बाद एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन डिक्रीजिंग द value of magnetic movement also goes on decreasing, hence the paramagnetic character also goes on decreasing up to cupric cation। उसके बाद जो डाइवेलेंट जिंक कैटायन है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है बिकॉज इट हैज़ फुल्ली फिल्ड 3D सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैंस इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट becomes 0 because number of unpaired electron is 0 in case of divalent zinc cation. So as the value of magnetic movement goes on decreasing, number of unpaired electron in D subcell also goes on decreasing, hence paramagnetic character also goes on decreasing. Complex formation, तो ये जो transition metal ions हैं form a large number of complex compounds, यानी कि इनमें coordinate जो है वो बॉन्डेड होते हैं विद द लिगेंड्स। तो जैसे कि आपका है यहाँ पर फेरिस आयनाइड, तो साइनाइड इसमें नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं, इसके ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, जबकि आयरन का यहाँ पर +3 है। इस तरह से आपका है फेरोस आयनाइड, तो इसमें ऑक्सीडेशन जो स्टेट है आयरन की वो +2 है। और इसी तरह से आपका है टेट्रामाइन जिंक, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक की +2 है। और इस तरह से टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनम, तो इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो ये लिगेंड्स हैं, तो इसमें अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये लोन पेयर कंटेनिंग है। और क्लोराइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, साइनाइड भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि दीज हैव कंपेरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ देयर मेटल आयंस, तो इनके जो कैटायंस होते हैं ट्रांजिशन मेटल के वो स्मॉल साइज्ड होते हैं और उनका आयनिक चार्ज जो है यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है उनमें वेरी हाई होता है।
तो इस तरह से इनकी जो है लार्ज चार्ज ओवर साइज रेशो होती है। सो ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर साइज रेशो इनकी पोलराइजिंग पावर जो है वेरी स्ट्रांग होती है। दूसरा, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल्स, इनमें बैक एंड डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हेक्साएमाइन क्रोमियम 3 ट्राइवेलेंट कैटाइन कम्प्लेक्स कैटाइन है। तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ट्राइवेलेंट क्रोमियम कैटाइन की है 3d3। अब इसमें देखिए इनर जो डी सब सेल है, यानी कि पेनल्टीमेट सेल का जो 3d सब सेल है, उसमें 2d ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी अवेलेबल हैं, जबकि जो आउटर मोस्ट सेल के s और p ऑर्बिटल ऑलरेडी एम्प्टी है। तो इसलिए जो 6 लिगेंड्स हैं अमोनिया के, वो अप्रोच करेंगे टुवार्ड द सेंट्रल मेटल कैटाइन ट्राइवेलेंट क्रोमियम जो है उसकी तरफ, और उसके बैकेंट डी ऑर्बिटल में और ऑफ पेनल्टीमेट सेल एंड बैकेंट एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल में जो है अपने लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देंगे। इस तरह से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। चाहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इन भी स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन जो हैं ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पीसीज, यानी कि इंटरस्टिशियल साइट्स इन देयर लैटिसेस। जो उनके जो मेटालिक लैटिस होते हैं उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेसिस होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स, तो उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन, क्योंकि इनके स्मॉल साइज जो है वो एटम होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं, इसलिए ये ईजिली जो है वो फिट हो जाते हैं इंटरस्टिशियल जो आपके साइट्स हैं या इंटरस्टिशियल वॉइड्स हैं या जो एम्प्टी स्पेसिस हैं इन द मेटालिक लैटिस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। तो ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं दीज आर नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका है टाइटेनियम हाइड्राइड, वेनेडियम हाइड्राइड। तो इनमें जो रेशो आपके मेटालिक लैटिस के अंदर होती है टाइटेनियम और हाइड्रोजन या वेनेडियम और हाइड्रोजन की, दैट इज़ नॉट सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय देयर आइडियल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस वजह से इनको नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब ये जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड। जैसे कि आपकी स्टील है, तो स्टील में जो मेटालिक लैटिस है वो आयरन एटम्स का है, और उनके बीच में जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स हैं उनके वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेता है स्मॉल साइज्ड कार्बन एटम। तो इस तरह से आपकी स्टील बन जाती है और विच इज़ हार्ड एंड रिजिड। ठीक है। सिमिलरली सम बोराइड्स हैं जिनमें बोरोन जो है वो इंटरस्टिशियल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वो इतने हार्ड होते हैं जितना आपका डायमंड होता है। तो इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं तो हायर होते हैं दैन प्योर मेटल के। दे शो कंडक्टिविटी लाइक दैट ऑफ प्योर मेटल, और ये एक्वायर कर लेते हैं केमिकल इनर्टनेस को। नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉयज आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ 2 और मोर मेटल्स obtained by melting the components and then cooling the melt. So these are formed by metals whose atomic radii differ by not more than 15%, so that the atoms of one metal can easily take up the lattice point in the crystal lattice of the other. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ब्रास एलॉय में कॉपर 80% है और जो जिंक है वो 20% है। तो यानी कि जो कॉपर का मेटालिक लैटिस है उसमें कॉपर के कुछ लैटिस पॉइंट्स को जिंक क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, और इस वजह से वो ब्रास में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली जो आपके एलॉयज हैं ये हार्डर हैं, हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड मोर रेजिस्टेंट टू corrosion than the individual metals. So thank you, धन्यवाद।